हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोस्टली स्टडी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13th केस, इम्पोर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इस सीरीज का 13th केस जो है एमसी मेहता वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1986 का केस है, और ये रिलेटेड है लायबिलिटी ऑन हैजार्डस इंडस्ट्रीज की जो घातक इंडस्ट्रीज है, जो खतरनाक है, जैसे कि कुछ गैसेज की इंडस्ट्रीज है। क्या वो इंडस्ट्रीज लायबल होनी चाहिए अगर कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है बीच में तो, और अगर हाँ तो फिर वो किस तरह से मापी जाएगी कि कितनी कंपेंसेशन देना होगा। तो ये सब इस केस में डिस्कस किया गया था। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो ये जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी है, ये एक यूनिट है एक बड़ी कंपनी की, और ये दिल्ली के एक बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया में थी जहाँ पे बहुत सी जनसंख्या रहती थी। एंड इट इज ए हजार्डस इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे ओलियम गैस इनसे रिलेटेड काम किया जाता था, और जो कि हजार्डस गैसेज है। ओके, तो एमसी मेहता ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 32 है रेमेडीज अगेंस्ट द ब्रीचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, इसके बारे में देखेंगे हम। इन द मीन टाइम देर वाज ओलियम गैस लीक फ्रॉम वन ऑफ द यूनिट्स। जब ये पिटीशन फाइल की उस वक्त कोई गैस लीक नहीं थी, लेकिन बाद में गैस लीक हो गई थी। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, देखेंगे। तो फिर क्या हुआ कि दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड और दिल्ली बार एसोसिएशन ने एप्लीकेशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट को, एक लेटर, जस्ट ए लेटर, किसके लिए कि कंपेंसेशन दिया जाए विक्टिम्स को। इस जो ये गैस लीक हुई है इससे जो विक्टिम्स हुए हैं उनको कंपेंसेशन देने के लिए। और ये जो एप्लीकेशन थी एक लार्जर जज बेंच को रेफर कर दी गई। तो अगर आप आर्टिकल 32 को देखें तो ये देखिए, द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस राइट। तो इसको भी एक्सपेंड किया है इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बारे में देखेंगे, ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 32 को अगर आपको देखना है तो अब देखते हैं कि इस केस में लीगल इश्यूज क्या इन्वॉल्व थे, मेन लीगल इश्यूज। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था क्या एक सिंपल लेटर, एक इंडिविजुअल जज को लेटर लिखने से क्या उसका केस माना जाए, क्या वो पिटीशन मानी जाए। क्योंकि वो जो कंपेंसेशन के लिए लेटर्स लिखे गए थे वो भी पिटीशन डालने के बाद, तो क्या वो एंटरटेनेबल होते हैं, क्या वो माने जा सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड था कि आर्टिकल 32 का क्या स्कोप है, क्या इसके अंदर कंपेंसेशन के लिए ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट डाल सकता है। तो आर्टिकल 32 में क्या क्या आता है ये पूछा गया क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का है, क्या वो इस कंपनी के खिलाफ में यूज किया जा सकता है। हजार्डस पब्लिक कंपनी जो कि लाइफ एंड हेल्थ ऑफ पीपल को अफेक्ट करने की पोटेंशियल रखती है। इट मीन्स क्या आर्टिकल 21 को यहाँ पे यूज करके कंपेंसेशन लिया जा सकता है, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है वो ये है कि स्टेट कैन नॉट डिप्राइव एनी इंडिविजुअल फ्रॉम द राइट टू लाइफ। एंड जो ये श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स है ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 21 में केवल स्टेट मेंशन किया गया है। ओके, जो कि आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है वो हम सभी देखेंगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ लायबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज विच इज एंगेज्ड इन, कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाती है तो वो कैसे मापी जाएगी, कि कितनी लायबिलिटी भरनी पड़ेगी। ओके, ये क्वेश्चन था नेक्स्ट। तो देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या आए दोनों तरफ से। जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी थी उन्होंने कहा कि कोर्ट को कंपेंसेशन पर कोई भी ऑर्डर नहीं डालना चाहिए और इस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ओलियम गैस लीक हुई थी वो बाद में हुई थी, पिटीशन की फाइल होने के बाद में हुई थी, और कोई पिटीशन में अमेंडमेंट भी नहीं किया गया था और सीधा एप्लीकेशन आया था, तो उन एप्लीकेशन को नहीं माना जाए, ये इस कंपनी ने कहा। इसके बाद जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, उसमें प्राइवेट कारपोरेशन इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स आर्टिकल 21 को वायोलेट
स्टेट नहीं कर सकता है। स्टेट कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ राइट टू लाइफ। तो प्राइवेट कारपोरेशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आर्टिकल 12 से रिलेटेड है। इसके बाद वाइल पिटिशनर्स आर्ग्यूड, जो कि MC मेहता थे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि जो ये श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी है, इसको अच्छा खासा लोन मिलता है, लैंड मिलता है और बहुत सी फैसिलिटीज मिलती है जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है, इसलिए इसे भी पब्लिक यानी कि स्टेट में इंक्लूड किया जाना चाहिए आर्टिकल 12 के अंदर। अब अगर देखें हम आर्टिकल 12 की क्यों बात कर रहे हैं, मैंने बता ही दिया है। क्योंकि जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है वो स्टेट पर एनफोर्स किया जा सकता है, और स्टेट की डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में। ये देखिए डेफिनेशन इन दिस पार्ट, यानी पार्ट 3, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, भारत सरकार, राज्य की सरकारें और लोकल और अदर अथॉरिटीज जो कि इंडिया की टेरिटरी में है और जो कि भारत सरकार के कंट्रोल में है। तो इसमें प्राइवेट कारपोरेशन की कोई बात नहीं है, इसलिए आर्टिकल 21 प्राइवेट कारपोरेशन पर लागू नहीं होना चाहिए। ये था आर्ग्यूमेंट उस कंपनी का। अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। जब फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या एक सिंपल एप्लीकेशन डालने पर एंटरटेनेबल होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पर्सन के बाद पास गरीबी के कारण, इट मीन्स पॉवर्टी के कारण, डिसेबिलिटी के कारण, सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, अगर वो सोशली उनकी अच्छी पोजीशन नहीं है या फिर इकोनॉमिकली अच्छी पोजीशन नहीं है, तो और वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किसी भी पब्लिक के लिए खुला है। और अगर वो एक सिंपल लेटर भी देगा बाय एड्रेसिंग ए लेटर टू द कोर्ट, वो भी एंटरटेनेबल होगा अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। ओके, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में ही क्यों ना हो। ओके, तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। इट मींस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था यस इसका। वेदर लेटर्स एड्रेस्ड इवन टू एन इंडिविजुअल जज एंटरटेनेबल, यस। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 32। इसके बारे में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। इट हेल्ड दैट अंडर आर्टिकल 32 इट हैज ऑल द पावर्स इंक्लूडिंग द पावर टू फोर्ज नई रेमेडीज लाने के लिए या नई स्ट्रेटेजीज लाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, यहाँ तक कि केवल प्रिवेंट करने के लिए नहीं। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली टू प्रिवेंट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल, बल्कि अगर ब्रीच हो जाता है, किसी ने, स्टेट ने फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया है, तो उनको विक्टिम्स को रिलीफ देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर डाल सकता है, जैसे कि कंपेंसेशन आफ्टर ब्रीच ऑफ आर्टिकल 21। ओके, हजार्डस इंडस्ट्रीज के द्वारा कंपेंसेशन देना, तो वो भी इंक्लूड है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, वेदर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट श्री राम फूड। इट मीन्स क्या, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। तो देखिए, इट इंक्लूडेड प्राइवेट कॉर्पोरेशंस whose activities have the potential of affecting the life and health of people under the ambit of आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को भी इंक्लूड कर दिया है which have the potential of affecting life and health of the general public. It means श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। इट मीन्स थर्ड जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी यस है। ओके, ये तो था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को लायबल ठहराया है, तो इसके कंसिक्वेंसेस देखते हैं। ये जो 1986 की जजमेंट थी, इसने भारत में एनवायरमेंटल लॉ का स्कोप को बिल्कुल बदल दिया था। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम किसी इंडस्ट्री को रेस्पॉन्सिबल किया गया था किसी एक्सीडेंट के लिए, ओलियम गैस लीक के लिए 1986 की, और उसे कंपेंसेशन पे करने के लिए फोर्स भी कर दिया गया था। और जो ये अभी आपको पता होगा 2020 में 2020 में
विशाखापट्टनम में विजाग गैस लीक भी हुई थी, जिसमें स्टायरीन गैस लीक हुई थी साउथ अफ्रीका की एक कंपनी से। ओके, तो ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल मोस्टली स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।